अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर है और के स्पोर्ट्स के पहले पॉडकास्ट में हम आपका वेलकम करते हैं। और जिस शख्सियत को हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है वो किसी तारीफ़ के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है, और जिन्होंने कश्मीर को बहुत जगह रिप्रेजेंट किया है बड़े प्लेटफॉर्म पे, और जिनका नाम है महराजुद्दीन वड्डू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने स्टूडियो में। तो हमें आपसे जानना है कि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, कि आपने कहाँ से स्कूलिंग कहाँ से हुई स्टार्ट आपकी? लाइफ जर्नी मेरी जो है वो रहनावारी से ही स्टार्ट हुई। मैं रहनावारी में रहता था और मेरे वालिद साहब जो है वो भी एक फुटबॉलर थे। तो मेरी स्कूलिंग रहनावारी में ही हुई है। जीपी मिशन स्कूल हमारे घर के करीब ही था, तो वहाँ पे मेरी तालीम हुई है। उसके बाद फुटबॉल भी वही हुआ है रहनावारी में, क्योंकि घर के करीब एक ग्राउंड भी था जिसको हम आज मलखा बोलते हैं। वहाँ पे हम खेलते थे। मेरे वालिद साहब के साथ में जाता था, और कभी कभी हम लोग एक ग्राउंड घर के थोड़े से दूर कलाए अंदर में, उसको वारिस खान बोलते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली वहाँ पे फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया है। तो सफ़र वहीं से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो फुटबॉल का शौक़ है दिल में पैदा हो गया, पैशन दिल में पैदा हो गया। यकीनन वालिद साहब का भी सपोर्ट था, वालिदा का भी सपोर्ट था, और वो चाहते थे कि मैं फ़ुटबॉलर बनूं, क्योंकि घर में एक स्पोर्ट का माहौल था। तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत सपोर्ट किया। तो अल्लाह के फजल से आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो 10th तक आपकी स्कूलिंग रहनावारी में हुई है, तो उसके बाद पढ़ाई कहाँ पे की? वेल 10th तक रहनावारी में हुई है, जीपी मिशन स्कूल में। उसके बाद चूँकि मैं फ़ुटबॉल का बहुत शौकीन था और मैं फ़ुटबॉल खेलता था, और मुझे ऑन द बेस ऑफ फुटबॉल ही यहाँ पे एसपी स्कूल में वहाँ पे एडमिशन मिला है। तो वहाँ की जो फ़ुटबॉल टीम थी वहाँ पे भी मैंने नुमाइंदगी की है। तो 2 साल वहाँ पे गुजारे मैंने एसपी स्कूल में। उन कॉलेज फिर बाद में अमर सिंह कॉलेज में भी मैंने दाखिला लिया, वहाँ पे भी मैं फ़ुटबॉल टीम में खेलता था। तो आप अपने लाइफ में जो आपका इन्फ्लुएंस है फुटबॉल के रिलेटेड, वो आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर मेरे वालिद साहब का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जब बच्चा छोटा होता है तो फिर उसमें अगर शौक़ होता है, जब तक पेरेंट का सपोर्ट नहीं होता है उसमें, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको वो अपनी ड्रीम्स अचीव करना। लेकिन मेरी ये है कि मेरे वालिद साहब भी फुटबॉलर थे, वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और जो आप जानते हैं कि स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी है, और इसमें कभी बाहर भी जाना पड़ता था, जम्मू खेलने के लिए, कभी दिल्ली खेलने के लिए, और नेशनल टीम्स के साथ जो हमारी स्टेट नेशनल टीम्स हैं। तो वालिद साहब ने कभी कमी महसूस होने नहीं दिया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैं आज भी ये मानता हूँ कि वो हमेशा मानता रहूँगा कि अगर आज मैंने कोई मुकाम हासिल किया है वो अल्लाह के फजल से, उसके बाद वालिद साहब का सपोर्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर में ज़्यादा फुटबॉल को प्रेफर नहीं करते हैं लोग, हालांकि अभी कुछ सीन बदल चुका है। तो आपको कुछ चैलेंज देखने को मिले कि लोगों ने आपको बोला कि फुटबॉल के बरक्स आप कोई और स्पोर्ट्स खेलें? नहीं, एक्चुअली फ़ुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं लोग यहाँ पे। अगर आप देखेंगे फ़ुटबॉल मैचेस जब होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं। यकीनन आज का जो माहौल है फ़ुटबॉल का, वो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं फ़ुटबॉल के लिए। उसकी कुछ वजूहत है, लेकिन अगर आप 10 साल पहले देखेंगे यहाँ पे जो मैचेस होते थे, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब एक बार मोहन बगान यहाँ पे आई थी, और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के साथ मैच खेला था यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर स्टार 11 के साथ। उससे पहले मोहम्मडन स्पोर्टिंग भी आई थी। बख्शी स्टेडियम में मैच हुआ, और तकरीबन 30,000 लोग, 25,000 लोग ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और मैच देख रहे थे। अब जब आप क्वालिटी दिखाओगे यहाँ पे लोगों को, तो वो यकीनन उसको पसंद करते हैं और वो आते हैं देखने के लिए। लेकिन जैसे ही क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है फुटबॉल की, तो यकीनन जो शायकीन है फुटबॉल के, वो थोड़ा उससे दूर हो जाते हैं। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा धक्का भी लगा है जम्मू एंड कश्मीर के फुटबॉल को, कई सालों से जो हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ का फ़ुटबॉल फिर से एक अच्छे प्लेटफॉर्म में, एक अच्छी लाइन में आ जाएगा, ताकि यहाँ के फुटबॉलर्स उभर के आ जाए और यहाँ के लोग वापस मैदानों में फुटबॉल देखने के लिए आ जाए। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि मोहन बगान, आपने उनके यहाँ भी फुटबॉल खेला है उस क्लब में, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ पे?
एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि अब जब मैं कश्मीर का एक फुटबॉलर हूँ तो मैं हमेशा, मेरा ड्रीम था कि मैं नेशनल टीम के लिए करूँ। पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि मोहन बगान होता क्या है, ईस्ट बंगाल होता क्या है, या अपनी कंट्री के लिए क्या होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फुटबॉल के साथ जुड़ा मैं, फिर मैं नाम सुनने लगा, टीवी पे देखने लगे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, तो दिल में शौक हुआ था कि होता था कि मैं काश मैं यहाँ पे पहुँच जाता। और उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो मेरा गवर्नमेंट जॉब था यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, और जब मुझे ऑफर आया प्रोफेशनल क्लब से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलोर की पहली क्लब थी वो मेरे लिए, तो तब मुझे गवर्नमेंट जॉब को सब सेक्रीफाइस करना पड़ा और एक प्रोफेशनल क्लब कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे मुझे 1 साल का मिला। तो मैंने एक गवर्नमेंट जॉब सब सेक्रीफाइस किया और वहाँ पे उसको अपनाया। लेकिन अल्लाह के फजल से वहाँ पे मुझे बहुत सीखने को मिला, और वही एक प्लेटफॉर्म रहा मेरा, जहाँ पे मैंने अपने फुटबॉल खेला, और वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा। और मोहन बगान 2004 में मैंने ज्वाइन किया। वो सबसे खुशी का दिन था मेरा, क्योंकि मोहन बगान आप जानते हैं कि इंडिया का नेशनल क्लब है, और बहुत बहुत बड़े स्टार्स या बहुत बड़े प्लेयर्स और उनके फैंस लाखों करोड़ों में पूरे दुनिया में है। तो मेरा ख्वाब भी था उनके साथ खेलना, और जब मैं उनके साथ खेला, 4 साल कंटिन्यूसली मैंने वहाँ पे खेला, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नई दुनिया देखने को मिली। कलकत्ता का फुटबॉल, वेस्ट बंगाल का फुटबॉल जब हम देखते हैं या सुनते हैं, हमेशा बहुत अच्छा ही सुनते हैं उसके बारे में। और जब मैं गया वहाँ पे, और मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और अल्लाह के फजल से परफॉर्म भी अच्छा किया वहाँ पे। वहीं से मुझे नेशनल टीम के लिए कॉल आ गया था 2005 में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मेरा परफॉर्म अच्छा हुआ, जहाँ से मैं अच्छा खेलने लगा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मोहन बगान क्लब ही है, जहाँ से मैंने एक अच्छा सफ़र वहाँ से फिर तय किया। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ईस्ट बंगाल, तो आपने वहाँ पे फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत सालों सालों के लिए आप वहाँ पे खेल रहे थे। तो बाकी जैसे क्लब्स थे, आपने वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। ऐसी क्या बात थी ईस्ट बंगाल में कि आपने वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर पाए आप? देखिए, मैंने 4 साल मोहन बगान में खेला, 4 साल मैंने ईस्ट बंगाल में खेला, 1 साल मैंने मोहम्मदन स्पोर्टिंग में खेला। अगर आप देखेंगे कि ये जो 3 क्लब है, ये बहुत बड़े क्लब है इंडिया के, और हर किसी खिलाड़ी का ड्रीम रहता है इन क्लब्स में खेलने का। कोई भी खिलाड़ी हो, कहीं से भी वापस हो, कोई भी स्टेट से हो, कोई भी यूटी से हो, उनका टारगेट रहता है कि यहाँ पे हम पहुँचे। और जब मैं वहाँ पे था तो यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और मैं वहाँ से निकलना नहीं चाहता था। और उस वहाँ पे पहुँचना और वहाँ पे मेंटेन अपने आप को करना, उस जगह पे रखना अपने आप को, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ी हार्ड वर्क थी, और वो बहुत बड़ी हार्ड वर्क करनी पड़ी, और बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस भी, क्योंकि वहाँ पे जब आप खेलते हो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फैंस भी जुड़े हैं, ऑफिशियल्स जुड़े हैं, तो बहुत प्रेशर भी होता है खिलाड़ी के ऊपर, आपको परफॉर्म करना होता है फील्ड में। तो 4 साल खेलना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी, जैसे घर मतलब पेरेंट्स का इशू एक होता है कि बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा तो एजुकेशन से दूर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि आप एजुकेशन से थोड़ा दूर हो गए स्पोर्ट्स के साथ? वेल आई थिंक मैं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था यहाँ पे अमर सिंह कॉलेज में, और मैंने एक पेपर दिया था, और तभी मुझे अंडर 21 के लिए कॉल आई, नेशनल टीम जाने वाली थी यहाँ से स्टेट की। तो अगर मैं एग्ज़ाम देता तो शायद मुझे लगता है कि मैं इस मुकाम पे नहीं होता। मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, और वही टूर्नामेंट में मेरी सिलेक्शन हो गई, और वहाँ से मैं आगे बढ़ा। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आज के बच्चों को एग्ज़ाम छोड़ना और फुटबॉल खेलना। लेकिन अगर आपके पास पैशन है, यकीनन आपको ऐसा मौका मिलेगा, जब आपके पास ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है, तो तब आपको वो सोचना है कि आप चाहे आप एजुकेशन में कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर आप स्पोर्ट में अपना जो आपका फेवरेट स्पोर्ट है उसमें कंटिन्यू करना चाहते हो। जैसे कि आपने बोला कि एजुकेशन, तो हम बोलेंगे कि बेसिक एजुकेशन कहेंगे कि कॉलेज में नहीं, एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में भी मिल सकता है, एक डिफरेंट टाइप का एजुकेशन। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की जो बच्चे आ रहे हैं फुटबॉल में, नए बच्चे जो आ रहे हैं, आपको उनमें कमी क्या लग रही है? एज अ इगोस्टिक या कुछ और चीज़ें, जैसे किसी का सुनना नहीं, जैसे आजकल के बच्चे किसी का सुनते नहीं है कुछ। वेल आई थिंक आज के बच्चे, मुझे लगता है कि वो मेंटेलिटी नहीं है।
आज के बच्चों में मुझे, अगर आप, मैं कश्मीर के बच्चों की बात करूँगा, अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करा रहे उनको, तो मुझे लगता है कि वो ब्रेक हो जाते हैं। हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है आज का बच्चा। आज के बच्चे को अगर आप देखोगे, वो सीधा चाहता है कि वो ऊपर चला जाए। जो बीच में जो सीढ़ी है, जो बीच में जो हर्डल्स है, स्ट्रगल्स है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए तैयार होता है। हाँ, होते हैं कई बच्चे जो मतलब स्ट्रगल भी करते हैं, अपना टाइम देते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। और यकीनन आप देखेंगे आज हमारे पास 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप लीग में खेल रहे हैं कश्मीर के। तो उनका जो यही सफ़र रहा है, ये जो सफ़र रहा है उनका, वहाँ पे उन्होंने हार्ड वर्क भी किया है, सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, तभी उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जैसे कि आपने बोला कि 2-3 स्टूडेंट्स, मतलब फुटबॉल के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़े, मतलब उनने ऊंचाइयां हासिल की फुटबॉल में। तो जैसे कि शोहरत आती है नाम के साथ, जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे किया, मतलब रिप्रेजेंट किया कश्मीर को इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे भी। तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? क्योंकि आजकल किसी को थोड़ी सी कुछ फेम मिल जाती है तो उसको ना वो किसी का सुनता है ना कुछ होता है, तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? वैसे आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप देखते हैं कि आजकल के बच्चे, अगर किसी को थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है तो सक्सेस उसके सर पे चढ़ जाती है और वो अपना जो हार्ड वर्क है वो भूल जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में उसको वो स्टेटस मिल जाता है, वो चीज़ मिल जाती है हाथ में, जिसका उसको अंदाज़ा नहीं होता है। तो जब उसको चीज़ वो हाथ में आ जाती है तो ये अचानक से वो खुशी से, मुझे लगता है कि इतना 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 खुश होता है कि वो समझता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, यही एंड है। लेकिन जब हम खेलते थे और जब मैंने स्टार्ट किया फुटबॉल, मुझे मेरा टारगेट था कि मैं नेशनल टीम के लिए खेलूं। लेकिन वहाँ पे जब मैं नेशनल टीम में मैंने एंट्री की, वहाँ पे मेरा यही टारगेट था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहूँ नेशनल टीम में। तभी अल्लाह के फजल से 2005 से लेके 2011 तक मैंने नेशनल टीम में रहा हूँ, कंटिन्यूसली रहा हूँ। और उसके लिए मुझे लगता है कि उस मकाम पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी जगह पे पहुँच जाते हो तो उस जगह में सस्टेन करने के लिए, उस जगह अपनी मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो वो हमेशा मैंने की है। मैंने क्लब्स में खेला है, फिर मैं जब नेशनल टीम में जाता था वहाँ भी हम बहुत हार्ड वर्क करते थे। लेकिन उन शोहरत भी थी और अल्लाह ताला ने दौलत से भी नवाजा वहाँ पे। लेकिन एक ऐसा जुनून था कि नहीं, अभी जितना देर हम यहाँ पे रह सके उतना देर रहना है, और जितना हमसे हो सके, जितनी हार्ड वर्क हमसे हो सके उतनी करनी है। तभी हम सुबह भी प्रैक्टिस करते थे, शाम भी प्रैक्टिस करते थे, ग्राउंड में सबसे पहले जाते थे, ग्राउंड में सबसे बाद निकलते थे। तो मेरी लाइफ में पर्सनली, में अगर आप बताओ, मेरी बात करोगे तो मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ जो हार्ड वर्क है ना, वो एक एक फाउंडेशन रही है अगर मेरी सक्सेस की, अगर आप बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक हार्ड वर्किंग प्लेयर रहा हूँ और उसी उसी हार्ड वर्किंग से ही मुझे लोग जानते हैं। जैसे कि आपने बात की, मैंने आपको सवाल किया कि बच्चों को मतलब शोहरत कभी कभार हजम नहीं होती, क्या इसमें रोल कोच का रहेगा और उनके जो फेलो फुटबॉलर्स हैं उनका रोल रहता है कि उनको समझाना कि आप अगर इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो आप इस मुकाम से नीचे भी आ सकते हैं? यकीनन, और हम हमेशा अपने प्लेयर्स को गाइड करते हैं, और ये नहीं कि हम उनको सिर्फ सिखाते हैं कि सिर्फ आप फुटबॉल खेलो। हम उनको अपनी उनकी लाइफ स्किल्स के बारे में हम उनको गाइड करते हैं। और यकीनन जब हम फुटबॉलर को ट्रेन करते हैं तो उनको हम यही बताते हैं कि जब आप कहीं पे पहुंच जाओगे वो आपकी लिमिट नहीं है, उसके आगे भी है। हमेशा देखो कि और आगे करना और बेस्ट करना। किसी के साथ आप कम्पीट मत करो, अपने आप को कंपटीशन में रखो, अपने आप से कम्पीट करो। और देखो कि हर ट्रेनिंग सेशन में आज तुम कैसे बेहतर कर सकते थे, आज मैच में आज तुम कैसे बेहतर कर सकते थे। और हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को हम ना काउंसलिंग भी करें और उनको बताएं, क्योंकि हमने जो देखा है, हम चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस हम बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो भटके ना। यकीनन आप देखते हैं कि कहीं बच्चे उसको फॉलो करते हैं, तो अगर कहीं करना नहीं चाहते हैं तो रिजल्ट उनके हाथ में होता है फिर। जैसे कि फुटबॉल दुनिया मतलब किसी तारीफ की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि कश्मीर की फुटबॉल और कश्मीर के बाहर की स्टेट्स की फुटबॉल, क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? अगर है तो क्यों है? पर माहौल में डिफरेंस है। मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कश्मीर के बाहर के फुटबॉल की, यकीनन हम कहीं स्टेट से बेटर है, कहीं यूटी से हम लोग बेटर हैं, लेकिन
ये भी सच है कि कहीं ज़्यादा स्टेट से यूटीज़ हमसे बेटर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सीरियस है फुटबॉल के लिए, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी लीग स्ट्रॉन्ग है और उनके जो यूथ प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, आजकल हम बात करते हैं कि अब देखते हैं कि हर किसी टीम में नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काम जो हो रहा है फुटबॉल के ऊपर, जो यूथ के ऊपर काम हो रहा है, वो अनपैरेलल है, वो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तभी आप देखेंगे कि आज 80%, 70% या 60% खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमको अभी करना चाहिए, क्योंकि हमको अगर आगे बढ़ना है तो यकीनन हमको जो नेक्स्ट जनरेशन अपनी है, जो बच्चे हैं आज उन पे मेहनत करनी है। और अगर आपको देखें, मैंने फुटबॉल खेला, मैंने इंडिया खेला है। मेरा लास्ट 2011 में मैंने लास्ट इंडिया इंटरनेशनल खेला। 2011 से 2024 तक एक भी इंटरनेशनल खिलाड़ी अभी तक हमने आज प्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि कमी है। दानिश ने एक इंटरनेशनल मैच खेला है, एक फ्रेंडली मैच खेला है, लेकिन ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं जो हमने कश्मीर से प्रोड्यूस करके, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो नेशनल टीम में और नेशनल टीम की नुमाइंदगी करे। और ये कहीं ना कहीं भी मुझे लगता है कि ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम बोलते हैं कि हम फुटबॉल की डेवलपमेंट कर रहे हैं, फुटबॉल अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर हमारा फुटबॉल अच्छी लाइन पे जा रहा है, अच्छी ट्रैक पे जा रहा है, तो क्यों हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर, क्यों नेशनल टीम के लिए हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स। तो ये सवाल मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप से पूछेंगे तो सवाल भी हमको मिलेगा, जवाब भी क्या मिलेगा। इसमें एसोसिएशंस का हाथ है या हम बोल सकते हैं डेडिकेशन और कमिटमेंट की कमी है प्लेयर्स में? नहीं, एसोसिएशन को हम इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मुझे लगता है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे लगता है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए सोसाइटी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए कोच मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस तरीके से अपनी सोसाइटी को तैयार करूं, किस तरीके से मैं अपने बच्चों को तैयार करूं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं फुटबॉल को कुछ वापस दूं, मैं सोसाइटी को कुछ वापस दूं। अगर ऐसी सोच लेके चलेंगे तो फिर हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे कि अगर मैंने फुटबॉल खेला, अगर मुझे एक चीज़ आती है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दूसरे को सिखाऊं। अगर वो जज्बा हम में आ जाए तो यकीनन हमारी एक सोसाइटी जो है एक अच्छी सोसाइटी बनेगी और हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा फुटबॉल का वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एसोसिएशंस में हम करेंगे बात कि कश्मीर की एसोसिएशन फुटबॉल की और बाहर की एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, और क्या कश्मीर की एसोसिएशंस काम कर रही हैं फुटबॉल के रिलेटेड और कितना काम कर रही है? मैं एसोसिएशन से ज़्यादा जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो हमेशा ताल्लुक़ रहा है वो क्लब्स के साथ ही रहा है। और यहाँ पे जो एसोसिएशन है, यकीनन हम देखते हैं कि 3-4 साल से यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी चल रहा है। और तो फिर कहीं ना कहीं पे फुटबॉल ने भी सफ़र किया है। लेकिन जो भी अभी फुटबॉल चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों का इनिशिएटिव है यहाँ पे, या स्पोर्ट्स काउंसिल का इनिशिएटिव। जो स्पोर्ट्स काउंसिल आगे आ गया यहाँ पे, उसने ये फुटबॉल को आगे कर दिया फिर से। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि एसोसिएशन को जिम्मेदारी देना या उनको इसका जिम्मेदार ठहराना, मुझे नहीं लगता है कि वो एक अच्छी बात होगी बतानी। और मुझे लगता है कि हम सब की कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हम अपनी सोसाइटी को कैसे, हम अपने बच्चों को कैसे नर्चर करें, कैसे बच्चों को डेवलप करें। तो मुझे लगता है कि हम सब में कमी रही है उसमें। जैसे आपने बहुत सारे क्लब्स में खेला है, लोकल क्लब्स में, तो आपको क्या डिफरेंस लगा बाकी क्लब से? लोकल क्लब्स में आपको सबसे अच्छा क्लब कौन सा लगा उस टाइम, जिस टाइम आप फुटबॉल खेल रहे थे? यहाँ पे एक ही क्लब होता था, मुझे लगता है कि जो बहुत एक लोकल क्लब जिसने बहुत सारे फुटबॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, वो है इकबाल स्पोर्ट्स। इकबाल स्पोर्ट्स श्रीनगर 1996 में मैंने वहाँ पे खेला, वो मेरा पहला क्लब था। और वहाँ पे ही मुझे लगता है कि जो भी मैक्सिमम फुटबॉलर्स वहाँ से निकले हैं, तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इकबाल स्पोर्ट्स का। लेकिन अगर आप देखेंगे आज हमारे जो यूटी में काफ़ी ज़्यादा क्लब्स है, प्रोफेशनल क्लब्स के साथ लोकल क्लब्स भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि लोकल क्लब्स ने सफ़र किया है। क्यों? क्योंकि जब फुटबॉल क्लब आपको चलाना है, आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा सा साउंड रहना पड़ता है। तो लोकल क्लब्स ने, मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मुझे लगता है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और हमेशा जिसने कंट्रीब्यूट किया है उससे फ़ायदा मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा वक्त आ गया है जब लोकल क्लब्स भी, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर गए हैं, और उससे मुझे लगता है कि फुटबॉल भी सफ़र हुआ है।
जैसे आपने बोला कि फुटबॉल बहुत सफ़र हुआ है, क्या कश्मीर की हालातों की वजह से कश्मीर के फुटबॉल पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव या पॉजिटिव? आ, मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ा है। यहाँ पे जब हालात ख़राब थे तब भी हम फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल को कभी मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिशियन ने नहीं बोला, या किसी भी जो अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में जो बाकी तंजीम थी, किसी ने भी हमको नहीं बोला कि आप फुटबॉल मत खेलो। जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया, मैंने तब यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, मैं उससे उभर के आ गया। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सबके लिए। तब मैंने नेशनल टीम के लिए खेला। जब मैं नेशनल टीम के लिए खेल रहा था, कभी किसी ने नहीं मुझे बताया कि आप इंडिया के लिए क्यों खेल रहे हो, आप वापस आ जाओ, कश्मीर में आ जाओ। कभी भी नहीं। फुटबॉल यहाँ पे रहा है। यहाँ पे यकीनन मुझे लगता है कि थोड़ा सा असर पड़ा है हालातों की वजह से, लेकिन हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जिन्होंने फुटबॉल को यहाँ पे कायम और दायम रखा है हालातों के बगैर। मतलब जितने भी हालात ख़राब थे उसमें मुझे लगता है कि इकबाल स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हालात ख़राब होने के बावजूद भी वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, वो टूर्नामेंट्स खिलाते थे, बच्चों को वहाँ पे नर्चर करते थे। एक फुटबॉल का स्टूडेंट, पहले आप एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से कोच तक का सफ़र, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक स्टूडेंट से लेके कोच तक का सफ़र? वेल आई थिंक अगर आप कोचिंग और प्लेइंग देखेंगे, दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जब मैं खेलता था तब सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस या अपनी टीम को जिताना या अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना, वो चीज़ रहती थी। लेकिन अभी मैं कोच आ गया हूँ, अभी एक दूसरा रोल मेरे में है, मैं वो मुझे निभाना है। क्योंकि आप एक एक टीम को कोच कर रहे हैं। आपको आप अगर आपके पास 20 या 24 प्लेयर या 30 प्लेयर है, आपको 30 प्लेयर का ब्रेन जो है वो स्टडी करना है, उनको मैनेज करना है, और साथ ही साथ आपको टीम को परफॉर्म भी कराना है। आपका फोकस रहता है कि आप जीत जाए, और लोगों का फोकस रहता है कि आपकी टीम जीत जाए। और आप हमेशा प्रेशर में रहते हो कि अगर आप हार जाओगे तो यकीनन प्लेयर्स को कुछ नहीं होगा, आपका जॉब जो है हमेशा स्टेक पे रहता है, क्योंकि आप हमेशा हॉट सीट पे रहते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्लेयर कोच पे, क्योंकि हमेशा अनसर्टन रहता है कोच का जॉब, और हमेशा यही दिमाग में रहता है कि टीम कैसे परफॉर्म करे, टीम कैसे जीते। और लेकिन इस चीज़ का भी डर रहता है कि अगर टीम हार गई तो आपका जॉब भी जा सकता है। जैसे कि आप अभी हेड कोच हैं जम्मू कश्मीर टीम के, आप संतोष ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं जी। तो आप अपनी टीम के बारे में क्या बोलेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आपके प्लेयर्स कितने डेडिकेटेड हैं संतोष ट्रॉफी खेलने के लिए? वेल आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी बनी है इस साल, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल ने इनिशिएटिव लिया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और हमने स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक हमने जो हर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंसी में रखी है, और हर कोई चीज़ मेरिट पे रखी है, और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम उभर के आ गई है। अब यही कोशिश है, यहाँ से आज टीम जम्मू के लिए रवाना होगी, वहाँ पे कैंप होगा, फिर अमृतसर में संतोष ट्रॉफी का कंपटीशन होगा। हमारी उम्मीदें तो बहुत है इस टीम को लेकर। अल्लाह के फजल से मुझे लगता है कि अल्लाह के करम से ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी इस सीज़न। तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक पहले बोल देते हैं, क्योंकि आप कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से अभी अलविदा चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो अगली बार फिर से आपके साथ मुलाकात करते हैं स्पोर्ट्स के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।